Hello students, today we are going to start a new chapter, atomic structure, which is your unit 2, 11th class. Okay, आपने क्लास 9th में काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के। स्टूडेंट्स आपने इसमें पढ़ा होगा कि एटम जो है डेल्टन अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के वही जो कोई भी मैटर है वो छोटी छोटी पार्टिकल से मिलके बना है, स्पेशली दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। ओके, और एटम्स के भी फर्दर आगे जाके 9th क्लास में ही हम इसकी डिस्कवरी को पढ़ चुके हैं अच्छे से कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है। उसके बाद वो डिवाइड कर दिया गया था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में वो डिवाइडेड है जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। आज के दौर में तो और भी ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे खोजे जा चुके हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, ठीक है। बट स्पेशली हम यहाँ पर जो डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं इस डिटेल में भी नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ये सब चीजें आप 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जानते हैं एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, इनके सिंबल ये हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इनकी अप्रोक्सीमेटली रिलेटिवनेस क्या होती है, 1/1836, यानी कि एक प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है, यानी कि 1/1836। प्रोटॉन का जो मास है वो रिलेटिव मास जो है वो 1 है, यानी कि इसके कंपैरिजन में तो न्यूट्रॉन का भी इतना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से लाइट होता है। ये आपको इस अप्रोक्सीमेट रिलेटिवनेस वैल्यूज से पता चल गया होगा। तो ये सब कुछ डिटेल्स हैं जो कि आप 9th क्लास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.109 इंटू 10 की पावर 3 31 kg होगा। प्रोटॉन की जो होगी वो ये होगी -23 बड़ा होता है -31 से, तो प्रोटॉन ज्यादा भारी होता है, न्यूट्रॉन उससे भी भारी होता है। मास इन एमयू है, चार्ज कितना होता है, इस पर माइनस का चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे इस पर प्रोटॉन है तो ये पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा स्टूडेंट्स, और ये होगा आपका 0 चार्ज होगा। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता। इसी तरह एक्चुअल चार्ज जो है, और डिस्कवरर कौन कौन है इलेक्ट्रॉन के, जे थॉमसन है, आप जानते हो, अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रोटॉन के हैं, और न्यूट्रॉन जो है वो चैडविक। ईट पर नाच स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ईट थॉमसन, पर पी से प्रोटॉन, रदरफोर्ड, या ईट पर नाच न्यूट्रॉन, एन से आपका बन जाएगा न्यूट्रॉन, और च से चैडविक, यानी कि आप इसे याद रख सकते हैं कि किसकी डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी। ओके, नाउ अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं थोड़ा सा, तो उसको कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुई थी, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है कि इन 1859 जूलियस पल्कर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब कुछ डिस्कवरी शुरू की थी। मतलब वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, वो स्टडी कर रहे थे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। उस टाइम तक स्टूडेंट्स कंडक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी वो पॉसिबल था थ्रू सॉलिड एंड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि लिक्विड के थ्रू भी वहां तब तक कंडक्शन का पता लग गया था कि इलेक्ट्रिसिटी इनसे भी क्या हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है। और ये शायद आप जानते भी हैं कि मतलब आप कि साल्ट को पानी में डिसॉल्व करके फिर उससे हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं, और भी सॉल्ट से करा सकते हैं, और सॉलिड कंडक्टर्स तो अपने करते ही हैं। लेकिन वो जो कर रहे थे स्टडी, वो क्या कर रहे थे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर। वो गैसेज जिन्हें लो प्रेशर पे रखा गया हो, मतलब लो प्रेशर मतलब उन पर कोई प्रेशर नहीं, वो सेम अपनी जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में पॉसिबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, डिस्चार्ज ट्यूब आपने देखी होगी। डिस्चार्ज ट्यूब कैसी होती है, वो कुछ इस तरह की होती है, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स। ये अगर मान लिया एक ट्यूब है और इसके अंदर हम गैस भर दें, ये जो इसके अंदर हमने स्टूडेंट्स ये पाथ छोड़ा है, यहाँ पर हम प्रेशर की हेल्प से प्रेशर निकाल भी सकते हैं और प्रेशर को रिलीज भी कर सकते हैं। तो कितना भी प्रेशर हम यहाँ रख लें तो इस प्रेशर गॉज से हमें पता चल जाता है। ओके, तो इसमें फिर हम अगर
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना चाहें तो यहाँ पर एक एनोड लगानी पड़ेगी, इधर एक कैथोड लगानी पड़ेगी, तो फिर ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें चाहे। तो ये वो कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ सफलता नहीं मिली। अब ठीक है, तो इन 1897 में जेम्स जे थॉमसन जो थे वो यही सेम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक मतलब जो है खुशकिस्मती से लकीली उन्होंने जो है एक डिस्कवरी कर दी, जो कि बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टडी थी। वो स्टडी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। उन्होंने अब इसके इलेक्ट्रॉन की ये क्या है, चार्ज बाय मास रेशियो है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। चार्ज की जो यूनिट होती है कूलम्ब, स्टूडेंट्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, और मास की यूनिट केजी होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज रेशियो मास, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था, ये था। अब चार्ज रेशियो मास और इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें तो इनकी हेल्प से हम मास निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का कितना होगा। तो वो भी याद रखना आपने, 9.1 इंटू 10⁻−31 किलोग्राम। ओके, और एटॉमिक मास यूनिट में कितना होगा, 0.0054, ठीक है, 9 एटॉमिक मास यूनिट। तो स्टूडेंट्स ये तो डिटेल हो गई कि मतलब कैसे जो है थॉमसन ने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की। ओके, नाउ कमिंग ऑन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ओके स्टूडेंट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है वो किसने की थी, अभी हम पिछले पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड ने। ओके, और कैसे की थी स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं हम एनोड रे एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था स्टूडेंट की, अभी हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई है, ठीक है, ऐसे हम डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी। ये हम 10th में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं आपको बताऊंगा, बस आपको रिकॉल कराऊंगा, क्योंकि आगे हमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो पढ़नी है, उनमें ही अपना टाइम ज्यादा देना है। ये मान लिया आपका कैथोड हो गया स्टूडेंट, और ये हो गया आपका एनोड। ओके स्टूडेंट, और कैथोड जो है दैट इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज्ड, और एनोड क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने एक रे जाते हुई देखी थी, दैट इज कॉल्ड कैथोड रे। वो कैथोड से एनोड की तरफ गई थी, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज थी, और वो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई थी। वो स्टडी बाद में हमने कर ली थी। ओके, इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी थी, क्योंकि हमने उसको फिर जो है चार्ज को, इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब वो जो कैथोड से स्टूडेंट नेगेटिव की तरफ से आ रही थी और पॉजिटिव की तरफ गई थी ना, वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ही हमने किया था। कैथोड रे ये एक्चुअली में कोई रे नहीं थी, इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम थी, ठीक है, जिन्हें बाद में स्टडी कर लिया गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम थी। और जब उस इलेक्ट्रॉन की रे को हमने फिर से क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच से गुजारा, तो वो अट्रैक्ट हुई पॉजिटिव की तरफ, मतलब इधर की तरफ चली गई। ओके, उससे पता लगा कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव से हमने इस रे को, अगर हमने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक वो लगा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये इधर की तरफ से जो है अट्रैक्ट हो जाएगी। इसी तरह जो है आपकी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई, इधर से एनोड की तरफ से एक रे गई। ओके स्टूडेंट्स, ये एनोड की तरफ से एक रे गई, ठीक है। 1886 में गोल्डस्टीन ने जो है इसका एक्सपेरिमेंट को शुरू किया था, लेकिन आकर रदरफोर्ड ने इसको हेल्प किया, और रदरफोर्ड के नाम से ही इसमें स्टूडेंट्स एक लोग बाग कई किताबें लिखते हैं कि गोल्डस्टीन ने जो है वो प्रोटॉन की डिस्कवरी की, और कुछ कहते हैं कि रदरफोर्ड ने की है। तो मैं उसमें नहीं जाना किसी ने भी की हो, जनरली वैसे रदरफोर्ड का नाम लेते हैं, गोल्डस्टीन का। जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास रेशियो जो है स्टूडेंट्स हमने निकाला था इलेक्ट्रॉन के केस में, जो कि कितना था, 1.75 इंटू 1.75 इंटू 10⁻11 था, और उसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था, 1.6 इंटू 10। तो इस तरह जो है कोई कांस्टेंट नहीं आता स्टूडेंट्स, जिस तरह इसका कांस्टेंट आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन का मास रेशियो, इस तरह ही जो आपके प्रोटॉन का चार्ज मास रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं आता, क्योंकि स्टूडेंट्स
इलेक्ट्रॉन में तो कोई मास होता नहीं है, नेग्लिजिबल मास होता है, तो इसलिए उसकी वैल्यू आ गई। लेकिन क्योंकि प्रोटॉन का जो है वो हर एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 7 है, इस तरह। तो वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रही थी, ये बात याद रखना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज 9.5 इंटू 10⁻⁻11 कूलम्ब पर केजी। ये मैक्सिमम वैल्यू अपनी आई थी किसके, प्रोटॉन के केस में, चार्ज डिवाइडेड बाय मास रेशियो में। प्रोटॉन पे चार्ज कितना था स्टूडेंट्स, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो उसी हिसाब से जो है हमने इसका चार्ज और इसके बीच में यानी कि E/m डिवाइडेड बाय E यानी कि उसका चार्ज, प्रोटॉन का जो चार्ज है और ये भी तो चार्ज है ना प्रोटॉन है, तो इन दोनों को डिवाइड करके जो हमने निकाला तो फिर मास की वैल्यू आ सकती है। ओके, मास की वैल्यू आई अपने पास 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि ये हमारा निकल गया। नाउ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे आ जाइए। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इन 1932 जेम्स चैडविक बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल हीलियम ऑन वेरी लाइट एलिमेंट्स बोरोन, बेरिलियम, Be, मतलब बेरिलियम जो उसका वो है सिंबल है, मतलब जेम्स चैडविक ने क्या किया इन 1932 में अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम 2 पॉजिटिव को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, इनको बॉम्बार्ड किया ऑन वेरी लाइट एलिमेंट्स। जैसे बोरोन है, बोरोन का जो है 5 होता है एटॉमिक नंबर और बेरिलियम का जो है, ठीक है। तो ही फाइंड्स दैट, उसने क्या किया, जैसे उसने बोरोन पे जो है ये बॉम्बार्ड किए हीलियम पार्टिकल्स, हीलियम 2 पॉजिटिव पार्टिकल जिसे हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, फाइंड दैट अ न्यूट्रल पार्टिकल इज आल्सो ऑब्टेन्ड व्हिच हैज मास बट नो चार्ज। तो उन्होंने जो है ना बोरोन के ऊपर जैसे ही हीलियम पार्टिकल को He2 पॉजिटिव को बॉम्बार्ड किया, जो कि कितना था 5 और इसका एटॉमिक मास था 12, ठीक है। तो ये किस में जो है बदल गया इस तरह से। इसके साथ एक और नया कंपाउंड आपके पास मिला हमें, तो जो है ये हमें करना है, ठीक है। तो मॉडल्स ऑफ एटम। नाउ मॉडल्स ऑफ एटम, एटम कैसा, इसमें हम जनरली मॉडल्स ऑफ एटम पढ़ेंगे और कुछ थ्योरीज भी स्टूडेंट्स हम यहाँ इसमें पढ़ने वाले हैं जनरली, व्हाट आर द, तो उन्हीं पे हमें ज्यादा फोकस करना है ना। अब चलते हैं सबसे पहले मॉडल की तरफ। मतलब जब अपने अच्छे से डिस्कवरी होगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तब जाके कहीं आपको जो है मॉडल्स आने लगे और इससे साइंटिस्ट जो है वो मॉडल्स पेश करने लगे आप सब लोगों के आगे। तो सबसे पहला जो मॉडल है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमसन, जिसे हम थॉमसन मॉडल भी बोलते हैं सर। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जे थॉमसन। इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। इसमें क्या था कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये मैं ग्रे बना रहा हूं, उसने बोला था कि एक पॉजिटिवली चार्ज का एक फुटबॉल जैसा जो है ना स्फेयर है, ये जो मैं ग्रे कर रहा हूँ ये सब पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स। 3 डायमेंशनली इसको सोचना, ओके। ये जो है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है और इसमें बीच बीच में जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है इसके अंदर, ओके स्टूडेंट्स। तो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर की एक बॉल होगी और बीच बीच में जो है, जैसे आप पुडिंग देखते हो ना, पुडिंग हलवा होता है, उसमें बीच बीच में हम काजू बादाम लगा देते हैं, इस तरह से स्टूडेंट्स। या फिर वाटरमेलन में रेड जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिवली, उसमें जो रेड पार्ट है उसका पॉजिटिव चार्ज माने और बाकी जो ब्लैक सीड्स होते हैं उनको नेगेटिव, वो एम्बेडेड हैं जो उसके अंदर, उनको नेगेटिव चार्ज माने, ओके स्टूडेंट। तो इस तरह का जो है मॉडल उन्होंने कहा कि एटम ऐसा है। तो इसके लिए उनकी बड़ी तारीफ हुई। तो उसकी जो खास बात थी, उन्होंने कहा था कि रेडियस ऑफ पॉजिटिव स्फीयर कितना था, 10⁻⁻10 मीटर। इतना याद रखना आप कि इसका जो यहाँ से सेंटर से लेके जो आउटर डिस्टेंस है स्फीयर, जिसे हम रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर था पॉजिटिव स्फीयर, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। इसकी लिमिटेशन क्या थी स्टूडेंट्स, कि ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि डू नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। उन्होंने बोला कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और नो एक्सप्लेनेशन अबाउट न्यूट्रॉन। तो उन्होंने ना ये बताया कि भाई न्यूट्रॉन क्या है। और मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक उनकी जो थी कि इसमें मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यानी कि जितना पॉजिटिवली चार्ज है उतना ही
नेगेटिव चार्ज है, वो तो बात ठीक है, लेकिन मास के अकॉर्डिंग मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के मतलब जो है हर जगह पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और हर जगह इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है। ये एक एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किया था, जिसे हम अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसके जानने के बाद जो हम 9th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं, गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ये पता लगा था कि मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है स्टूडेंट्स। वो कैसा है, वो मास एक जगह कंसंट्रेटेड है पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ जो है घूमता है। वो रदरफोर्ड वाले हम एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड ने स्टूडेंट्स क्या करा, जब इसकी इतनी सारी लिमिटेशंस थी, तो उसके बाद रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह बनी थी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या किया गया था स्टूडेंट्स के, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, बस बता देता हूं ऐसे ही कि उसमें क्या किया गया था कि एक स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कर रहे थे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जिसका कारण बना था क्योंकि थॉमसन के जो मॉडल हैं उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हमें देखने को मिली। तो वो स्टेबल ही नहीं था, ठीक है ना। दूसरा उसका जो कोई न्यूट्रॉन के बारे में, क्योंकि 3 होते हैं ना आपके सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी उन्होंने। और तीसरा मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते थे उसमें, जो कि ऐसा नहीं है, जो कि हमें कैसे पता लगा, आफ्टर एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड एटॉमिक। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का जो बेस बना स्टूडेंट, वो मेनली एक कारण बना जिसे एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, जिसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मैं अल्फा पार्टिकल आपको पहले ही बता चुका हूं, दैट इज हीलियम 2 पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है स्टूडेंट्स, ये हम 9th क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली थी, बारीकी से हम थोड़ा जूम करके बनाए हुए हैं ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एटम्स, ये सब गोल्ड के एटम्स है, इनसे बने थे। तो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, इधर से जो है अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड करना शुरू किया स्टूडेंट। तो ये सब क्या है आपके हीलियम 2 पॉजिटिव यानी कि अल्फा पार्टिकल्स हैं। तो जैसे ही वो मान लिया कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ जो है बहुत 1000 में एक लाइन ऐसी थी जो बिल्कुल बॉम्बार्ड होके वापस आ रही थी स्टूडेंट। जैसे वो अगर ऐसे गई तो ऐसे ही वापस आ गई आफ्टर बॉम्बार्डमेंट, 1000 in 1 लाइन्स। ओके स्टूडेंट, अल्फा पार्टिकल्स। बाकी जो है थाउजेंड्स में से 996 जो है वो ऐसे ही क्या हो रही थी, निकल जा रही थी। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल एज इट इज विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं 9th क्लास में स्टूडेंट्स, इनमें कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। ऐसे ही बहुत सारी लाइंस जो हैं अल्फा पार्टिकल्स की, वो ऐसे ही गोल्ड फॉइल से जस्ट पास आउट हो गई। लेकिन उनमें से 2 और 3 लाइंस ऐसी थी स्टूडेंट्स जो अपने पाथ से थोड़े से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन हुए। तो 2-3 लाइंस अपनी पास ऐसी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो वो डिफ्लेक्टेड जो हुए, तो इससे जो है हमें 3 तरह की रेज मिली। एक तो 1000 में से एक लाइन ऐसी थी स्टूडेंट जो बिल्कुल बॉम्बार्ड होकर वापस आ गई थी, ठीक है। और कुछ लाइंस, 2 या 3 लाइंस ऐसी थी जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुई थी, स्कैटर हुई थी। ओके, और ज्यादातर लाइंस अपनी ऐसी थी जो क्या हो गई थी स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्ट्रेट चली गई थी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। उसका मतलब स्टूडेंट्स ये था कि अगर जो है मॉडल हमारा ऐसा होता जैसा कि थॉमसन ने हमको बताया था कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड हैं, तो स्टूडेंट्स ये वाली जो अपनी अल्फा पार्टिकल रेज होती हैं स्टूडेंट्स, ये तो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, He2 पॉजिटिव। तो फिर तो ये सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक होनी चाहिए थी, क्योंकि पूरा स्फीयर ही किसका था अकॉर्डिंग टू थॉमसन, पूरा का पूरा ही पॉजिटिव है। तो सारी की सारी को क्या होना चाहिए था स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्ट बैक होना चाहिए था इन्हें। जबकि इसमें तो क्या हो रहा है, ज्यादातर जो रेज हैं वो क्या हो रही हैं, वो क्या हो रही हैं, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन दे पेनिट्रेट द गोल्ड फॉइल। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज जो है, क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं बिल्कुल भी, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तभी तो उनमें से जो है कुछ रेज जो है वो 2 या 3 रेज जो है वो डिफ्लेक्ट भी हुई है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज बहुत थोड़ी सी स्पेस में एट द सेंटर ऑफ द एटम प्रेजेंट है, ये उन्होंने बोला। तभी तो बीच में से सिर्फ कुछ ही रेज जो है वो डिफ्लेक्ट हो पाई स्टूडेंट्स अपने पाथ से, और ज्यादातर जो है वो ऐसे ही जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द, अब इससे जो है हमें 2 रेज से, जो रेज ज्यादातर रेज 96 रेज जो है वो ऐसे ही पास होगी बिना रिफ्लेक्शन के, वो बताती है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन आवर एटम इज एम्प्टी।
ये बताया उसने कि क्योंकि ज्यादातर स्पेस जो है वो खाली है, तो बिना किसी रिफ्लेक्शन के डिफ्लेक्शन के वो जो है चली गई है ऐसे ही। लेकिन कुछ जो है 2 या 3 जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो मतलब जो है पॉजिटिव चार्ज तो प्रेजेंट है एटम में, लेकिन वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। और जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट है बीच में एट द सेंटर। तभी तो एक जो है बिल्कुल जो सेंटर से आके लगी वो बॉम्बार्ड बैक हो गई स्टूडेंट, बिल्कुल बॉम्बार्ड बैक हो गई, उनमें डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह जो है वो मॉडल जो है, ये वाला मॉडल डिस्कार्ड कर दिया गया और ये वाला मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, जिसे हम बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसके अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट जो है वो एट द सेंटर और बहुत ही छोटी स्पेस में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, इसको आप समझ लें। वो जो अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 रेज ही स्टूडेंट्स अपनी क्या हुई थी, डिफ्लेक्ट हुई थी, बाकी ज्यादातर जो रेज वो हैं क्या हुई थी, वो ऐसे के ऐसे ही जा रही थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस, और इसे क्या बोलते हैं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इस जगह को उन्होंने बोला न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट, यही उनके जो है एटॉमिक मॉडल की खासियत थी रदरफोर्ड के, कि उन्होंने जो है न्यूक्लियस को जो है डिफाइन किया था कि in which the positive charge is concentrated, the space where positive charge is concentrated, that is space is called nucleus। तो स्टूडेंट अब जो है और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो बाहर घूमता है एक ऑर्बिट में। ऑर्बिट बोलते हैं स्टूडेंट्स एक वेल डिफाइंड पाथ को जो कभी नहीं बदलता। ओके, अपना जगह नहीं बदलता। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट में क्या हो रहे हैं, वो घूमे जा रहे हैं एट अ वेरी हाई स्पीड, और उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और न्यूक्लियस और उस ऑर्बिट के बीच की जगह को हम एम्प्टी स्पेस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो है वो बाउंडेड है स्टूडेंट्स एक दूसरे से बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और न्यूक्लियस क्या करेगा यहाँ पर, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना तो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने देगी ना इससे पास आने देगी, बिल्कुल ठीक है। बस एक वो दूरी पर जो है एक दूसरे से बाउंडेड रहेंगे। इसकी लिमिटेशन भी थी स्टूडेंट, लिमिटेशन थी अनेबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये भी क्योंकि जो है उस टाइम पे कुछ नई थ्योरीज और कुछ नए जो है ना टैलेंटेड साइंटिस्ट पैदा हो गए थे स्टूडेंट्स। तो उन्होंने क्या किया उस टाइम पे, जैसे जेम्स मैक्सवेल थे, तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वेव थ्योरी जो है वो दे दी थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी पार्टिकल हो स्टूडेंट्स, अगर वो बहुत स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा। कोई भी पार्टिकल जो है अगर मूव कर रहा है बहुत तेजी के साथ, मतलब कैसे भी मूव कर रहा है, चाहे वो लीनियरली मूव कर रहा है चाहे वो सर्कुलर जो है मोशन में है, तो वो एनर्जी एमिट करता है। तो ये जो है ना जेम्स मैक्सवेल ने हमें बताया कि भाई मान लिया अगर ये आप कह रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है बहुत तेज स्पीड से आपके ऑर्बिट में घूम रहा है, तो एक पार्टिकल है, तो जब ये घूम रहा है तो ये घूमते घूमते इसकी कुछ एनर्जी होगी तभी तो ये घूम रहा है, तो ये एनर्जी भी एमिट कर रहा होगा, एनर्जी एमिट कर रहा होगा स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो एक दिन जब ये एनर्जी क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा, तो स्टूडेंट्स इसकी एनर्जी कम हो रही होगी मूव होते हुए ना। तो इस तरह से क्या होगा, जैसे जैसे इसकी एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है, जैसे जैसे जा रहा है एनर्जी लॉस कर रहा है, तो इसकी एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होते जा रहा है, वो इंक्रीज होता जा रहा है स्टूडेंट, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जो है वो न्यूक्लियस के पास आ रहा है, और एक दिन ऐसा होगा कि उसकी सारी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते बढ़ते जो है इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस में जा मिलेगा, और इससे क्या होगा, एक ब्लास्ट होगा स्टूडेंट, जिससे स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो है वो एक्सप्लेन नहीं होती। तो जो है ये लिमिटेशन जो है अपनी रदरफोर्ड को जो है इसका सामना करना पड़ा, अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो वो इसे बाद में कि मतलब जो है समझा नहीं पाए, तो फिर एक नए एटम का स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल ऑफ एटम का जो है इंट्रोडक्शन हुआ, जो कि हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। उससे पहले थोड़ा सा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, इनको जान लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है। मान लिया हाइड्रोजन है स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी स्टूडेंट्स 1 होगा। हीलियम के पास 2 होते हैं प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इसी तरह
हमारे पास कार्बन था, कार्बन का 6 प्रोटॉन होते हैं तो हम इसका एटॉमिक नंबर 6 बताते हैं। नाइट्रोजन के पास 7 होता है, इस तरह ऑक्सीजन के पास 8 होता है, सेम है। स्टूडेंट्स एटॉमिक मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के कितने किसी एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उन दोनों का सम क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड नंबर एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे मान लिया स्टूडेंट्स हीलियम के पास जो है 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका टोटल एटॉमिक मास क्या हो जाए, जिसे हम ऊपर दर्शाते हैं 4। ठीक है ना। और स्टूडेंट्स कार्बन के पास 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन है, तो स्टूडेंट्स उसका एटॉमिक मास क्या होगा, 12। ओके स्टूडेंट्स। इसी तरह नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन हैं स्टूडेंट्स और 7 न्यूट्रॉन है। ठीक है ना, तो 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक मास कितना हो गया स्टूडेंट न्यूट्रॉन का 14। तो ये हो गया आपका एटॉमिक मास। तो इन दोनों में फर्क है, एटॉमिक नंबर क्या आता है, खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आइसोटोप्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इनको हम जान लेते हैं। आइसोटोप्स आर स्पेशीज विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। केमिकल प्रॉपर्टी उनकी क्या होती है स्टूडेंट्स, जो है केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे। तो अगर किसी 2 चीजों का एटॉमिक नंबर सेम है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, बट क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है, उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ तो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होने के कारण उनके अंदर जो है एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास जो है एक ही स्पेशीज हम ले लेते हैं, जैसे आपके पास है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें एटॉमिक नंबर तो सबका क्या रहेगा, सेम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इनका सबका एटॉमिक नंबर जो है सेम है, लेकिन इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, 1 2 3। इसके पास कोई न्यूट्रॉन, इसमें एक प्रोटॉन है तो ऊपर ही एटॉमिक मास है, तो प्रोटॉन बस एक प्रोटॉन है, और इसके पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इसके पास एक प्रोटॉन क्योंकि और प्लस 2 न्यूट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, इसका नाम प्रोटियम है स्टूडेंट, इसका नाम ड्यूटोरियम है स्टूडेंट, और इसका नाम ट्रिटियम है स्टूडेंट्स। इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। मान लिया ये H प्लस H2 प्लस O2 अगर मान लिया प्रोटियम वाला ले लिया तो ये भी वाटर बनाएगा स्टूडेंट, और ये भी अगर मान लिया ड्यूटोरियम ले लिया मैंने D2 प्लस O2 तो ये भी D2O हैवी वाटर, लेकिन ये हैवी वाटर बनाएगा फिजिकली जो है प्रॉपर्टी चेंज है, लेकिन बनेगा वाटर ही दोनों स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब जो होता है आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स आर स्पेशीज विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसमें उल्टा कर देते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि आपका डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर तो सेम है बट डिफरेंट क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो इसका स्टूडेंट्स जो है फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी बट केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास जो है कार्बन 14 प्लस 6, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है डिफरेंट 14, और नाइट्रोजन का भी एटॉमिक मास क्या होता है 14 होता है, और एक आइसोटोप होता है कार्बन का स्टूडेंट्स, उसका एटॉमिक मास भी क्या होता है 14 होता है, लेकिन इनके दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है वो डिफरेंट है, तो इनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टी तो जो है वो डिफरेंट होगी बट फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम होगी। इसी तरह आर्गन और कैल्शियम होता है, दोनों का एटॉमिक मास सेम होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आर्गन का 18 है और इस कैल्शियम का 20 है। ओके, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज क्या होती हैं स्टूडेंट, डिफरेंट स्पेशीज और एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कुछ भी हो सकती हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रहते हैं। जैसे नियोन होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा 10th क्लास में भी मैंने कराया था आपको, नियोन 10 यानी कि 10 जो है उसका एटॉमिक नंबर है, मैं नीचे की तरफ लिख रहा हूं, तो यानी कि उसके पास 10 प्रोटॉन है स्टूडेंट्स, 10 प्रोटॉन हो गया। तो जितने आप जानते हैं एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं स्टूडेंट्स उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो 10 ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स में डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू 2 8 8 18 18 32
इस तरह से जो है ना डिवाइड। तो इसको हम कैसे, नियोन की जो इलेक्ट्रॉन को टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है तो पहली में 2 आएगा स्टूडेंट, दूसरी में 8 आएगा। तो इस तरह जो है ये हमने इसमें किया है। तो न्यून 10 है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं इसके पास 10 है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 8 यानी कि टोटल 10 है। इसी तरह ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर है नीचे और ऊपर है -2 यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। -2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, गेन किए हुए हैं, और प्लस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, लूज किए हुए हैं, मतलब उसने दिए हुए हैं किसी को। तो -2 यानी कि जब अब देखो यहां से अंदाजा लगाते हैं कि जब उसका एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 में यानी कि 8 प्रोटॉन है तो 8 ही उसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स। और जब 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 उसने गेन किए हुए हैं तो टोटल कितने हो गए 2 + 8 = 10। तो ये दोनों क्या हुई आपस में आइसोस्फीयर, लेकिन इनके प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है क्योंकि 8 एटॉमिक नंबर है तो 8 प्रोटॉन रहेंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन उसने बाहर से कहीं से गेन कर लिए तो स्टूडेंट्स उनकी। अब इस तरह मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है, यानी कि उसके पास 12 प्रोटॉन होते हैं और 12 प्रोटॉन होने के साथ साथ उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे स्टूडेंट्स, 12 ही होंगे। लेकिन +2 चार्ज आने की वजह से उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए हैं, लूज किए हुए हैं स्टूडेंट्स, इसलिए उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 8 और प्रोटॉन उसके पास आ जाएंगे। तो ये सब तीनों स्पेशीज आपस में क्या कहलाएंगी स्टूडेंट्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आज का टॉपिक जो है वो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको थ्योरीज पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड बाय।